सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ आई बी कॉम का जो हमारा सेमेस्टर 1 का जो बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स जो है उसका आज लेक्चर नंबर 5 लेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसके बाद अपना चैप्टर 2 चालू हो जाएगा। जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मतलब ये जो अपने वेरिएबल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक्स से क्या क्या यूजेस होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, अपना जो न्यू सिलेबस है NEP 2020 उससे इसके आपसे ये अपना टॉपिक चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो वेरिएबल्स की क्या क्या इकोनॉमिक्स के अंदर, हम इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर वेरिएबल की क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं वेरिएबल्स के, तो उसके बारे में आप देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स जो रहते हैं काफ़ी वही क्रिटिकल इंसाइट देते हैं पॉलिसी मेकर को, बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। बिजनेसेस इंडिविजुअल को जो है रहता है, मतलब उनको डिसीजन लेने में जो रहता है वो मदद करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की मदद से वो डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस करने इकोनॉमी को। ठीक है, मतलब इकोनॉमी को समझने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए ये जो वेरिएबल्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हियर आर सम प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, कि हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब GDP क्या होता है तो वो आगे के लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके बुक में उसको समझाया नहीं गया। नॉर्मली GDP का मतलब ये होता है, मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट में बता देता हूँ, कि एक देश के अंदर जो रहता है टोटल जो है कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मान लो आपके देश के अंदर जो है 100 गुड्स बन रहे हैं, 100 सर्विसेज बन रही है, और उसको बेचने के बाद जो है आपको इतना रुपया, मान लो 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो यही 1 लाख रुपये आपकी GDP हो जाएगी। ठीक है, तो यही है, तो और कुछ नहीं है। तो GDP मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनकी जो भी टोटल वैल्यू है उसी को हम GDP बोलते हैं। तो विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री। ठीक है, तो आपके देश के अंदर जितनी भी है वो उसी को GDP बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी मेकर्स जो रहते हैं वो वही GDP को यूज़ करते हैं टू असेस इकोनॉमिक ग्रोथ। कि अब देखो आपकी अगर GDP जो है 1 लाख रुपए है एग्जाम्पल के लिए, और पिछले साल जो थी आपकी इकोनॉमी जो GDP जो थी वो 80,000 रुपये थी, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो रही है। तो इस हिसाब से हमें को क्या करना चाहिए, किस हिसाब से पॉलिसी को बनाना चाहिए। अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम है हमारे देश के अंदर, तो हम उस हिसाब से प्रोजेक्ट को बनाएंगे कि हाँ रोड बनवाएंगे या फिर कुछ मेट्रो बनवाएंगे, ताकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़े, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, तो इकोनॉमी और ग्रोथ हो। तो उस हिसाब से पॉलिसी मेकर जो रहेंगे वो GDP को देखकर, उसकी ग्रोथ को देखकर उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्री एंड अलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मतलब GDP अपना ये पहला हो गया, ये पहला यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है GDP। दूसरा होता है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट को पता कर सकते हैं हम GDP मतलब वेरिएबल्स की मदद से, कि आपने देश के अंदर जो है कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। ठीक है, हर साल कहा जाता है कि लगभग जो है मतलब 3 से 4% जो रहता है इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट द जनरल इंक्रीज इन प्राइस ओवर टाइम। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक मॉनिटर इन्फ्लेशन टू सेट इंटरेस्ट रेट एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। यानी क्या, ये देखो अपना जो सेंट्रल बैंक जो रहता है वो ये जो इन्फ्लेशन रेट है उसको मतलब देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, उसी हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट रेट को भी सेट करता है। अगर मान लो जैसे अभी अपना इन्फ्लेशन 5% है, तो जो रहता है बैंक वाले आपको कितना देते हैं, 7.5 नहीं तो 7% के आसपास जो रहता है आपको इंटरेस्ट देते हैं, ताकि आपका जो प्राइस है उसकी वैल्यू उतनी रह सके। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ है। तो हाई इन्फ्लेशन ऑर्डर परचेसिंग पाउडर affecting consumer and business, central bank and the government take action of inflation in designing and implementing monetary policy and fiscal policy respectively। मतलब क्या, ये देखो जो अपना सेंट्रल बैंक जो रहता है वो करता क्या है कि मॉनिटर करता है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहे घट रहे, और उसके हिसाब से ही अपना जो भी फिजिकल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसीज रहती है उसको जो रहता है, मतलब जो अपना गवर्नमेंट रहती है वो डिज़ाइन करती है, और उस हिसाब से फिर चीज़ें चलती है, ताकि मतलब फिर इन्फ्लेशन को मतलब कंट्रोल में लाया जा सके। ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो देश के लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए तो जो अपना सेंट्रल बैंक रहता है उसको मॉनिटर करता है, एंड उसी हिसाब से मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, कि अगर मान लो बहुत महंगाई हो गई तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट थोड़ा कम टैक्सेशन लेगी, फिजिकल पॉलिसी को रिलैक्स कर देगी, थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसीज़ को मतलब कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल में लाएगी, और इंटरेस्ट रेट वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर। मतलब क्या कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चल जाएगा, इसकी मदद से देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिकेट लेबर मार्केट कंडीशन। यानी क्या कि देखो ये जो वेरिएबल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि जो
जो लोग हैं मार्केट के अंदर, मतलब पूरी इंडिया के अंदर जो लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लेबर्स है जिनको काम धंधा नहीं है, मतलब काम उनको नहीं मिल रहा है, तो उनकी कंडीशंस को ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो है वो इंडिकेट करता है, बताता है। तो इसकी वजह से हमको ये पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि आपके देश के अंदर जो है इतने करोड़ लोग जो है, इतने परसेंटेज के जो लोग हैं वो उनके पास जॉब नहीं है। तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट जो रहेगी वो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, डिज़ाइन करेगी, ताकि लोगों को जॉब मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। ताकि हाई एम्प्लॉयमेंट में सिग्नल इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है, डिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो मतलब ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल में जा सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से रहे, मतलब अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, ठीक है। अब देखो फोर्थ जो यूज़ है वेरिएबल्स का इकोनॉमिक्स के अंदर वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो देखो सेंट्रल बैंक जो रहता है वो इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करता है कंट्रोल करने को, बोरोइंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को। मतलब क्या, ये देखो अगर गवर्नमेंट मतलब आरबीआई जो है वो चाहता है कि जो बोरोइंग है वो थोड़ी बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है, कि लोग को वो कम हमें लोन देना है, थोड़ा कम लोन को करना है, ज़्यादा लोग लोन ले रहे कम करना है उसको। तो ऐसे टाइम पे क्या करता है आरबीआई जो रहता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर मान लो आरबीआई चाहता है कि लोगों की स्पेंडिंग को कम किया जाए, खर्चे को कम किया जाए, तो ऐसे टाइम पर जो रहता है वो क्या करता है, मतलब बोरोइंग को कम करने, देखो ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। तो ऐसे टाइम पर ज़्यादातर वो यही करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है बहुत बढ़ा देता है ताकि लोग लोन ही ना लें, ठीक है। और ऐसे टाइम पर वो इन्वेस्टमेंट भी, अगर मान लो आरबीआई चाहता है कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे टाइम पे मतलब वो इस हिसाब से अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करके जो है आरबीआई जो रहता है इन चीज़ों को, बोरोइंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो व्हेन सेंट्रल बैंक लोअर रेट इट encourage borrowing and stimulate economic activity, conversely higher rate curb inflation but may slow growth, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि हाँ भाई हमको जो है ज़्यादा लोन देना है लोगों को, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो ऐसे टाइम पर जो रहता है वो क्या करता है कि जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देता है ताकि लोग ज़्यादा लोन ले, ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा खर्चा भी करेंगे, ज़्यादा खर्चा रहेगा तो इकोनॉमी ज़्यादा उसके अंदर मतलब मनी सप्लाई होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, हाई कर देता है, ताकि वो चाहता है कि नहीं ज़्यादा लोग लोन ना ले, तो ऐसे टाइम पर जो रहता है मतलब थोड़ा महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होता है और चीज़ें ज़्यादा उनको खरीदनी रहती है, तो महंगी चीज़ें हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। बट वो भी कारण होता है कि उनको क्यों करना है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस में आते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन है, ठीक है। अब फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस है पॉपुलेशन। अब देखो ये जो पॉपुलेशन वेरिएबल है ये भी इफेक्ट करता है, देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग अदर वेरिएबल्स में मतलब उनका काम आएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो पॉपुलेशन साइन अफेक्ट रिसोर्स अलोकेशन, डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द ग्रोइंग पॉपुलेशन सिग्नल एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। यानी क्या, ये देखो अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत लोग रहते हैं, तो उस देश में हाउसिंग भी ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा मतलब घर भी चाहिए उनको रहने के लिए उतना ही ज़्यादा लोग हैं, और हेल्थ केयर भी उतना ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ेंगे, ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा लोग को मतलब हॉस्पिटल वो सारी चीज़ें भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है ये भी मतलब वेरिएबल है, ये भी मतलब अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए कि हाँ अगर किसी देश में मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो वेरिएबल है उसका क्या यूज़ है, तो पॉवर्टी रेट यहाँ पर बताया गया कि देखो पॉवर्टी रेट का क्या इस्तेमाल होता है। तो देखो पॉवर्टी रेट क्या करता है, वो बताता है हमको कि आपके देश के अंदर जो है कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, मतलब गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो पॉवर्टी रेट है इससे पता करती है कि कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे, अब उस हिसाब से वो जो रहते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ फॉर्मुलेट करते हैं, प्रोग्राम्स बनाती है। यहाँ हमको मतलब किस तरीके से इस पॉवर्टी को जो है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, तो वो मतलब काफ़ी सारे टारगेटेड इंटरवेंशन करती है, मतलब कि जैसे फ्री एजुकेशन देती है या फिर उनको मतलब घर देती है रहने के लिए फ्री में। तो वैसे अलग अलग चीज़ें करके गरीबी को हटाने के लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें करती है ताकि पॉवर्टी रेट को कम किया जा सके, ठीक है। तो इस पॉवर्टी रेट से जो है लोगों का वेलफेयर हो जाता है, तो ये मतलब एक यूज़फुलनेस हो जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर आप देखोगे, उसके बाद नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसीज़, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, तो इसमें अपना इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, तो वो सारी चीज़ें आती है कि सेंट्रल बैंक जो रहता है वो यूज़ करता है इस मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, ठीक है, ताकि वो इंटरेस्ट रेट्स और जो मनी सप्लाई ये जो वेरिएबल्स है इनको मैनेज कर सके, ताकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उनको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर देना है, मनी सप्लाई को थोड़ा कम कर देना, मतलब बढ़ाना है कम करना है, वो हिसाब से कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल इस तरीके से हो जाता है। फिर फिजिकल पॉलिसी का जो गवर्नमेंट रहती है, फिजिकल पॉलिसी मतलब जो टैक्स रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो रहती है वो एडजस्ट करती है टैक्स जो रेट्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। कि गवर्नमेंट जो रहती है वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो रहते हैं, मतलब जैसे मान लो अगर अचानक से बहुत इन्फ्लेशन हो गया तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज़ को थोड़ा लूज़ कर देती है, ताकि मतलब थोड़ा महंगाई, मतलब ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि ज़्यादा देखो महंगाई किस तरीके से बढ़ती है, एक तो टैक्सेशन ज़्यादा लग जाता है तो उसकी वजह से महंगा हो जाता है चीज़, या फिर डिमांड कम हो जाता है उसकी वजह से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा टैक्सेशन कम कर देती है ताकि प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम हो जाए और लोग उसको मतलब खरीद सके, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस डिसीजन कि फर्म जो रहते हैं वो एनालाइज करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को, और उनकी मदद से वो अपने डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो ये भी बिजनेस के लिए भी ये यूज़फुल होता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो जो है डिसीजन ले पाते हैं। तो फर्म एनालाइज वेरिएबल्स लाइक कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वही चीज़ कि इन्वेस्टर जो रहते हैं वो कंसीडर करते हैं वेरिएबल्स का, जैसे कि स्टॉक प्राइस हो गया, बॉन्ड यील्ड्स हो, एक्सचेंज रेट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को देखकर, या फिर अलग और भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसकी अभी डिमांड कितनी चल रही है। तो उसका जैसे मैंने जोमेटो का एग्जाम्पल दिया था कि अगर उस टाइम पर आपने खरीदा रहता तो अभी बहुत बढ़ गया वो प्राइस, ठीक है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को देखकर जो इन्वेस्टर रहते हैं वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 11th जो अपना यूज़ है वेरिएबल्स का वो है इंपोर्ट, ठीक है। आप इंपोर्ट पता कर सकते हो कि एक कितना आपके देश के अंदर कितना इंपोर्ट हो सकता है, किस मदद से। तो अलग अलग वेरिएबल्स की मदद से, जैसे यहाँ पर बोला या कंट्री इंपोर्ट्स आर रिलेटेड टू इट्स लेवल ऑफ इनकम, यानी आपके देश में कितनी लेवल की इनकम है। अब जैसे आप मान लो आप बाहर देश से लैम्बोर्गिनी वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे हो, बट आपकी लेवल ऑफ इनकम उतनी नहीं है, तो आप उसको कम इंपोर्ट करवाओगे, ज़्यादा थोड़ी इंपोर्ट करवाओगे, ज़्यादा लेके क्या करोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो लेवल ऑफ इनकम डिपेंड करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है, डोमेस्टिक प्राइस रिलेटिव टू प्राइस इन फॉरेन एक्सचेंज, कि बाहर देश में मान लो वो कोई प्रोडक्ट जो बहुत महंगा है बट आपके देश में कितने का आने वाला है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अमेरिका में कोई चीज़ है जैसे कॉफ़ी है, वहाँ पर बहुत महंगी है, बट इंडिया में वही कॉफ़ी 10 रुपये का आता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगा। तो कितना यहाँ पर प्राइस में देने वाले हो, वो सारी चीज़ें, इम्पोर्ट जो टैरिफ होता है, मतलब जो टैक्स लगता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स लगता है, वो भी डिपेंड करता है। अब जैसे 100 रुपये का सामान है, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर 100 रुपये का टैक्स ले ले तो वो 200 रुपये का बन जाएगा। तो बाहर की देश क्यों चाहेगी कि भाई हमारा महंगा, एक तो 100 रुपये का सामान है उसको इतना महंगा करके आप बेच रहे हो, कोई खरीदेगा ही नहीं, हमारा तुम लॉस करवा रहे हो। तो ऐसे टाइम पर जो रहेगा कंपनी वाले बोलेंगे नहीं नहीं रहने दो, हमको नहीं बेचने का, ठीक है। तो इम्पोर्ट फिर कम हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, मतलब वेरिएबल्स होते हैं जो अपना जो इम्पोर्ट है उसको मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लास लिखा है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। कि मतलब रहता है ना, एक नियम रहता है कि एक पर्टिकुलरली आप इतना अमाउंट ही जो है, इतना नंबर ऑफ गुड्स जो है किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वो आप मंगवा सकते हो एक बार में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सपोर्ट में भी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर एक चीज़ फ़र्क रहता है कि आपका जो इनकम लेवल जो होता है आपके देश का, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपने देश में बेचने वाले नहीं हो एक्सपोर्ट में, आप दूसरे देश में बेचने वाले। तो वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ का जो मतलब रहता है, वहाँ पे जो इनकम लेवल होता है उस वो मैटर करता है कि वहाँ पर लोग कितना खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैटर करता है, सिंस दिस वेरिएबल चेंज विद टाइम। और क्योंकि देखो ये जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए नेट एक्सपोर्ट जो रहता है वो भी चेंज होते जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो ये टोटल अपने यूजेस ऑफ वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक्स से एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देते हैं फटाक से। तो देखो पहला ग्रॉस जीडीपी, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ अपना देश कितना ग्रोथ हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट से आपको पता चल जाता है महंगाई कितनी चल रही है। उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट से पता चल जाता है कि लेबर मार्केट किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट से जो गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल बैंक रहता है, वो बोरोविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है। पॉपुलेशन से आप जो रहते हैं वो मतलब डिसीजन ले पाते हो कि हाँ अपने देश के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, कि मतलब वहाँ पर क्या चीज़ों की डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉवर्टी रेट सा जो गवर्नमेंट रहती है वो मतलब पता करके कितना लोग गवर्नमेंट मतलब गरीब है, और उस हिसाब से जो गवर्नमेंट रहती है वो अपना पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उनको मदद की जा सके, वेलफेयर किया जा सके। उसके बाद जो रहता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो रहती है उसकी मदद से जो सेंट्रल बैंक रहती है वो मनी सप्लाई और जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसको मैनेज करके इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करती है। फिर फिस्कल पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट टैक्सेस से रिलेटेड। बिजनेस डिसीजन जो रहता है अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से हम लोग लेते हैं। इन्वेस्टर जो रहता है वो भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को देखकर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो रहता है इसे अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से डिटरमाइन करता है कि कितना अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रहेगा अपने देश के अंदर, और उस हिसाब से अपने देश की जो मतलब बैलेंस ऑफ मतलब जो पेमेंट है वो आपको मिल जाता है, ठीक है।
तो ये टोटल अपना यूजेस ऑफ वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक्स होगा और यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाता है। मे बी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो अपना सेकंड चैप्टर वो चालू कर देंगे मॉड्यूल 1 का। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। एंड इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। क्योंकि अभी कोई डाल नहीं रहा है अपना न्यूज़ सिलेबस का, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा लगा या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप वहाँ पर बताओ। क्योंकि आप नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा हाँ मैं कई चीज़ में मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हो। और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।